अब मुझे एक बात बताएं, दूसरा आपने बुक से, मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा आप सबको यहाँ पर भी, ठीक है। आप मुझे बताएं दूसरा, आपने बुक से रीडिंग करी थी, बुक से देख के बताया ना हैं, जी बुक जी ट्रांसलेट करी, ऐसा जी। कुछ नहीं कह रहा मैं, बहुत मजे की बात बताऊंगा तुम सबको। बुक ट्रांसलेट करी, बुशरा ने जैसी ही उर्दू में समझाना शुरू किया, लेकिन बुक के अल्फाज थे, मैंने फौरन पकड़ लिया, बुशरा तुम बुक का समझा रही हो, ठीक है। इससे पहले जितने बच्चों ने समझाया ना, सबने वो अल्फाज यूज करे जो मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में यूज करे। इससे साबित क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इससे मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, पेपर में जो बच्चे कहते हैं ना, सर हम बुक का लिख के आ जाएं, सर हम ओन वर्डिंग में लिख दें, सर हम यूं कर लें, बेटा ये फर्क ही अलग महसूस हो जाता है 2 सेकंड में बच्चे ने कब किताब के अल्फाज लिखे, कब अपने लिखे, ठीक है। क्योंकि किताब की टर्म्स ही और होती हैं, आपको वो लिख के आनी है पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर आपके अल्फाज नहीं पढ़ना चाहता, आपको अपने अल्फाज पढ़ दें। आप अपना व्हाट्सएप खोल के देख लो, कैसी कैसी इंग्लिश लिखते हो तुम लोग, पता चल जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारे अपने अल्फाज हैं। अगर आपको बुक के अल्फाज बोरो करने हैं और पेपर में लिख के आना है, याद करना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगा लो, ठीक है। तो ये सीन है, क्योंकि आपके अल्फाज और बुक के अल्फाज अलग हैं, ये बात मान लो आज, ठीक है। कश्मारा वैसे तो पूरा मैंने नहीं समझाया थर्ड लॉ, लेकिन जितना समझाया उतना समझा दो तुम। आपने बताया था कि जो भी मतलब एक्शन होगा वहां पर जो रिएक्शन मतलब उस पे जो रिएक्शन लग रहा होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। जैसे आपने एग्जांपल बताई थी पंखे की, तो उस पे 60 तक की स्पीड लग रही थी, तो हमें उस तक आने पे 60 लगानी पड़ेगी, उसको रोकने के लिए तो 60 लगेगी, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा तो उसमें हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो बराबर आ जाए। बेहतरीन बात है। मेरा कहने का मकसद ये था, इस एग्जाम्पल में ये एक पंखा है, उसमें ज्यादा आप, फोर्स लगेगी एज कम्पेयर टू हाँ हाँ उसका। बेहतरीन, मैं अपनी एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, खत्म तो ना हुआ था ये लॉ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अच्छा। तुमने सही बताया, वेरी गुड, ठीक है। ये पंखा है, तुम्हारी एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि जानी ये 16 न्यूटन से की स्पीड, लेट्स से फोर्स से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। आपने बोला सर इसको रोक दें, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको बटन दबा के रोक दूँ, लेकिन मैं गांव से आया था, मतलब गांव से मैं तफरी कर रहा हूँ, मतलब मैं एकदम, कहने का मकसद ये है कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने पहली दफ़ा पंखा देखा था, ठीक है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना था, मैंने ऐसे ही अपना हाथ दे दिया पंखों में, यहाँ पे मैंने मेरा हाथ आ गया, ठीक है, सही है। ऐसा हैवानों वाला हाथ बनाया नहीं, ऐसा हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पंखे में हाथ दे दिया, थोड़ा सख्त जान आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो पंखा रोक लिया मैंने, वैसे हाथ कड़े आता है, लेकिन मतलब सर ऐसा नहीं है कि उंगलियां कट के फेंका जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाथ पे कटवट लग जाते हैं, सही है, ठीक है। एक दफ़ा ना हम बचपन में ना खेल रहे थे, बड़ा किस्से में मज़े का वाक़या है, होता है क्या एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, तो ना हम लोग ना वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं उसको, जो आँख पे पट्टी बांध देता है एक बंदा और जो बाकी उसको ढूंढते हैं, जो बाकियों को ढूंढता है एक बंदा आँख पे पट्टी शायद बांध के, आंख मचोली। आँख मचोली, हाँ आँख मचोली खेल रहे थे, ठीक है। तो ना आँख मचोली में ना, अच्छा एक ही कमरे में खेल लेते हैं, हमारे बराबर में नहीं, यहाँ पे शादमान में नहीं रहता था, मैं कहीं और रहता था पहले, तो बहुत छोटा था मैं, तो हमारे बराबर में नेबर्स रहते थे, तो उनका ऐसा सीन था कि अल्लाह आपका भला करे, मतलब वो मेरी जो बड़ी बहन है उनके साइज़ की एक बहन थी, और मेरी जो दोस्त थी वो एक लड़की थी अरीबा, ठीक है। अच्छा हमारी स्टूडेंट भी है वैसे यहाँ पे, तो वो उसकी आँख पे बनी हुई थी पट्टी, ठीक है। वैसे तो वो पंजाबी थे, लेकिन उसकी हरकत सुन देखना तुम क्या करी थी उसने, तो ना उनके यहाँ ना डबल बेड था, सही है। तो ना डबल बेड था, सही है, और कम रूम में थे हम, सिंगल बेड नीचे, नॉर्मल बेड आपके कम घरों में होता है वो नीचे था, उसके ऊपर पंखा था, ठीक है। बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है जब ये वाक़या सुना रहा हूँ, और पंखे सिंगल नॉर्मल बेड के ऊपर पंखा ही होता है सर, हर बेड वैसे ही था, और कॉर्नर पे दीवार के साथ डबल बेड था, डबल बेड आप सबने देखा होगा जिसपे सीढ़ी लगी होती है, उस पर आप ऊपर जाते हो, तो मैं तो ऊपर था, ठीक है। मैंने बोला होशियारी, यहाँ तो आ ही नहीं सकती, इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, मुझे क्या पता था वो पहुँच जाएगी, वो चढ़ने लग गई, मैंने बोला शिट, सही है। फिर ना अब हमने पता नहीं क्या किया, हमने, अब जाहिर सी बात है ना, बंदा बोलते हैं यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, हमने उसको थोड़ा सा ऐसे मिसगाइड किया, वो चढ़ रही थी,
उसको पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से पलटी, उसे छलांग लगा दी बेड की तरफ। उसने बोला बेड ही तो है नीचे, लेकिन उसको पता था सर पे पंखा भी है, ठीक है, और पंखे पे लगा उसका हाथ और पंखे की पंखुड़ी फेंकाई, और हम एकदम, मतलब आपको पता होगा डबल बेड के इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता पंखे से, बहुत करीब होते हो आप पंखे के, मतलब इतना होता है कि अगर आप अपना हाथ उठा के थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर लो तो पंखे की उसमें हाथ घुस जाए आपका। ओ भाई पंखड़ी फेंकाई, उसके हाथ जो कटा था खतरनाक किस्म का, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ अलग हो गया था, लेकिन बहुत गहरा, बहुत डीप कट आया था। खैर एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो अच्छा, तो ये सीन होता है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए मैंने इसमें पंखे में अपना हाथ दे दिया, मैंने बोला भाई इसको रोको। तो पहले तो मुझे इसको रोकने के लिए 60 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी, लेकिन ये वो फोर्स है जो मुझे इसको रोकने के लिए चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मुझे 60 न्यूटन से ज़्यादा की फोर्स चाहिए होगी, 61, 62, 63, डिपेंड करता है मुझे कितनी स्पीड चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये हो गया गेम, सही है। अब एक गाड़ी है वो आगे जा रही है, पहले तो तुम्हें उसको रोकने के लिए उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी गाड़ी फोर्स लगा रही है आगे जाने के लिए, और फिर उसको अगर तुम्हें पीछे लगाना है तो उस पीछे लेके जाना है, उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी फिर जाना। अच्छा भाई आगे चलें। तो ठीक है भाई, तो फिर ऐसा सीन है कि अल्लाह आपका भला करे सर, ये आपकी गाड़ी वाली एग्जाम्पल हो गई, पंखे वाली एग्जाम्पल हो गई, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बस ये सीन है। अब इसी तरीके से एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं ना यार, इस वजह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर तुम पहली दफ़ा डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पढ़ोगे तुम घबरा जाओगे। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है गन की। जब कोई भी बंदा गन चलाता है ना, आपने देखा होगा पठान क्लाशनकोव चला रहे होते हैं, या फिर कोई बंदा पिस्टल विस्टल चला रहा होता है। हमारी गली के गार्ड के पास तो लाठी है, शादमान में जो होता है वो तो लाठी चलाता है, ठीक है, मतलब खैर। तो एनीवेज, तो जब भी गन चल रही होती है ना, तो एक तो फोर्स लगाती है गन किस पे, गोली पे, कि बेटा बाहर निकलो, फिर गोली निकलती है। ये फोर्स लगती है आपकी वजह से, क्योंकि आप ट्रिगर दबाते हो। ट्रिगर आपको पता है क्या चीज़ होती है, छर्रे वाली गन हम सब ने चलाई है। अब मैं गन बनाऊंगा खतरनाक किस्म की, ठीक है, ये गन है, ये तो स्टाइलिश गन है मेरी, ठीक है। इसमें से आपने गोली निकाली, ये ट्रिगर दबा के, ये वाला ट्रिगर दबा के, सही है। ये जो गोली निकली है, इसकी वजह से कैसे निकली गोली, सर एक फोर्स लगाई गन ने गोली के ऊपर, इस वजह से गोली निकली। क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूटन का थर्ड लॉ, वो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन। तो इस लॉ के तहत एक एक्शन हुआ है यहाँ पे गोली चलने का, इसका ऑपोजिट रिएक्शन भी होना बाकी है। वो क्या, कि गन आगे की तरफ गई है, ऑपोजिट क्या होगा कि गन पीछे आ जाए। सर ये मत बोल देना, ऑपोजिट ये होगा कि गोली आगे चली है, दूसरी गोली अब पीछे चलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। खैर, तो ऐसा नहीं है। तो गन जो है वो बेसिकली गोली को उसने आगे भेजा है, गन ने गोली को आगे फेंका है, भेजा है, जो कहना कह लो। इसका एक रिकॉइल भी प्रोड्यूस होगा, जो कि गन पीछे की तरफ लगाएगी उस बंदे की तरफ जिस बंदे ने गन को पकड़ा हुआ है। यानी कि जब भी कोई फायर करता है ना, तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा झटका आता है, उस वजह से, क्योंकि गन भी उसके हाथ को हिला देती है उतनी ही जान से जितनी जान से गोली चली होती है, ठीक है। तुम सोचो, जो एक फायर की पिस्टल की तो खैर है, जो क्लाशिनकोव चलाते हैं या फिर कोई AKM चलाते हैं, AK-47 जिसको हम बोलते हैं, या फिर SMG चलाते हैं, कोई राइफल चलाते हैं, कोई स्नाइपर चलाते हैं, उसमें तो ऐसा होता है कि जब आप कंधे पे लगा के चलाते हो, शोल्डर्स पे, आप मतलब कैसे समझाऊँ, नेक, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे आपके शोल्डर एंड होता है ना, ठीक है, इसके बराबर में आप देखें, यहाँ पे एक हल्की सी स्पेसिंग होती है, यहाँ पे गन रखते हैं और फिर चलाते हैं, आपने देखा ही होगा यार अक्सर, ठीक है। क्यों क्यों रखते हैं शोल्डर पे, ताकि जो रिकॉइल है वो आप अकेले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जानदार आदमी होता है ना, वो तो पिस्टल की तरह भी चला ले बड़ी गनों को, लेकिन जो मेरे जैसे हो, ठीक है, उनको ये करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो कंधे पे रखते हैं गन को, सही है, और फिर वो चलाते हैं। होता क्या है कि जो गन का झटका आता है ना, वो आपके शोल्डर से आगे लगता है, यानी कि आपकी बॉडी पे लगता है, आप बर्दाश्त कर लेते हो। बर्दाश्त इतना भी नहीं होता, वो जगह पूरी लाल हो जाती है, वहाँ पे नील पड़ जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा रिकॉइल आता है गन का,
ठीक है। और दूसरी चीज़ एक ये, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई अनाड़ी है, उसको गन नहीं चलाना आती, उसने गलत रख ली, तो उसका कंधा जो है, शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट होने का मतलब ये है, आपको पता, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, अगर कोई आपकी बोन डिसलोकेट हो जाए, छोटी मोटी बोन, पेन बहुत होता है। और आपका शोल्डर डिसलोकेट होने का मतलब इतनी बड़ी बोन आपकी, मतलब अल्लाह ना करे उसको वापसी बिठाने आपकी चीखें निकल जाएंगी, मतलब ऐसी खतरनाक, मतलब बहुत ये भी ख़तरे का काम है। खैर एनीवेज, तो हमारी ये थी 3 एग्जाम्पल समझाने का मकसद न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प होगी। तो अब देखते हैं हमारा लॉ कहाँ तक मुक गया है। हमारी एग्जाम्पल हो गई, मास एंड वेट आ गया, मास एंड वेट के बाद हमारे पास कंपनशन के दरमियान कंपेरिजन आ गया, फिर उसके बाद मोमेंटम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं मास एंड वेट आपको समझा चुका हूँ 1000 दफ़ा पहले भी, एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में जितना मैटर होता है उसको आप मास कहते हैं, ठीक है। सही, कितना जिसमें उसमें घास फूस, जितने भी गोश्त पोस्ट हड्डी वड्डी है, ये मास है। और सर वेट वो होता है जो आप अर्थ की तरफ लगाते हैं, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। सही है। सर मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और फिर वेट की यूनिट होती है, वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। सर एम की यूनिट किलोग्राम, जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये तो मिलती जुलती यूनिट है, अभी जो हम पीछे पढ़ के आए बिल्कुल बेटा वही यूनिट है, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ये जो लिखा हुआ है ये किलोग्राम है, ठीक है। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल सर मास कभी चेंज नहीं होता। कशमाला लेट से चांद पे चली गई किसी दिन, ठीक है, तो कशमाला जो है यहाँ से जिस साइज़ की जाएगी, चांद पे भी जाके कशमाला उसी साइज़ की रहेगी। ऐसा नहीं है वहाँ पे कशमाला जो है वो चूहे जितनी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कशमाला कशमाला ही रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड के मास आपका हमेशा सेम रहता है, लेकिन वेट यानी कि कशमाला फ़िलहाल तो जो वेट ज़मीन की तरफ लगा रही है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड वेट, वो वेट नहीं रहेगा कशमाला, क्योंकि चांद पे ग्रेविटी नहीं होती इतनी। चांद पे अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो 9.8 है। आप 10 क्लास में इसको 10 लेते हो, सॉरी 9, आप इसको 9, आपकी बुक में इसको 10 लिया जाता है, राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन चांद पे ये इतनी नहीं होती, चांद पे बहुत कम होती है, 1.02 समथिंग ऐसे कुछ करके होती है, ठीक है। तो होता ये कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप थोड़ा हवा में होते हो, जैसे बैठे बैठे तुम पंखे की तरफ चले जाओ, आपको तुम्हें कितना डर लगेगा है। तो ये होती है मास एंड वेट की सीन। यूनिट मैंने आपको बता दिया, फार्मूला इसका बता दिया। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से क्योंकि वेट की एक डायरेक्शन है, ये द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ अर्थ के, तो ये एक डायरेक्शन आ गई ना, ठीक है। अब इसी तरीके से जल्दी से इसका कंपैरिजन रीड कर लो किताब में जो कि मैंने जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ, एक 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड दे रहा हूँ। माहिन बायो के किन चैप्टर्स का टेस्ट रखा था? तो हो गया ना? तो अगले चैप्टर्स थे, चैप्टर 4-5 टेस्ट। वो तो अब डेट तो नहीं बताई उसकी। अरे चैप्टर्स कौन से थे? 4, 5, 6, 7 थे, कौन कौन? 4 चैप्टर्स थे ना, जी। बता रहा हूँ ना। 3 3 का कर दें, फिर वो आखिर में वो 2 चैप्टर बचेंगे तो ताकि वो भी 3 हो जाए।
हाँ भाई, रीड कर लिया। कराची शहर में जाहिर सख्त लॉकडाउन मुतवक्किल ज़राए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बढ़ते केसेस। फैसले का इतलाक इब्तदाई तौर पर कराची में हो सकता है ज़राए। सीनियर पुलिस अफसरान से सिफारिशात तलब ज़राए। कराची शहर में जाहिर सख्त लॉकडाउन मुतवक्किल ज़राए। Since government once again revised its strategy for the closure of business activities across the province, according to notification issued by the Sindh High Court, more than notice bazaar shopping mall and places will now remain closed on Fridays and Sundays instead of Saturdays and Friday और Sunday को बंद होगा। अच्छा भाई, मैं छोटा था ना, मुझे न्यूज़ एंकर बनने का बहुत शौक था। खैर भाई, अच्छा अब हमने मास ऑर्बिट कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं मोमेंटम को। मोमेंटम बहुत आसान सी चीज़ है। अगर किसी बॉडी का कोई मास हो और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ये उस बॉडी का मोमेंटम कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू M इंटू वी। देखो मैं कितने प्यार से इस डेफिनेशन फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना देता हूँ। एक बॉडी है जिसका कोई स्पेसिफिक मास है और वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है मोशन में, तो सर ये कहलाता है मोमेंटम और इसको डोनेट करते हैं आप P से। सही है सर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो सर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट है, लेकिन कौन सी? फंडामेंटल। सर इसकी ड्राइव मैंने आपको क्लास में पहले भी समझाया मेरे ख्याल से यूनिट। सर इसकी ड्राइव यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। आपने कुछ नहीं किया, मीटर पर सेकंड तो था, आपने सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दी। मैथ सर किसी के बाप की तो जागीर है नहीं, हमेशा से यही कहता हूँ। तो जो मल्टीप्लाई कराओगे वो डिवाइड भी कराओगे, लेकिन इस वजह से नहीं कि कैंसिल कर दो। तो ये किलोग्राम मीटर पर अपॉन वाला एस और एस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सेकंड स्क्वायर हो गया और ऊपर वाला एस ऐसे ही रहा। तो ये जो सेकंड स्क्वायर है ये न्यूटन बन चुका है, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, तो ये न्यूटन बन गया। ठीक है, पहले भी मैंने गलत लिखा था। सही है, ये न्यूटन बन गया और इनटू सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट जो होती है वो न्यूटन सेकंड भी होती है, एन डॉट एस। सही है। तो सर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? कोई भी बॉडी जिसका मास हो, वेलोसिटी के साथ मूव करे, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, और ड्राइव्ड यूनिट जो है वो इसकी न्यूटन सेकंड है। किसी को मसला इस बात में? हाँ भाई, किसी को मसला? नहीं। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतनी तो चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक। ठीक है, ये लॉ आपसे क्या कहता है? पहले तो मैं इसकी ज़रा डायग्राम बना लूँ। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आइसोलेटेड सिस्टम में आपको समझा दूं क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें से ना आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, ना आप कोई मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि
मेरा कमरा है, इसमें से मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। अभी मैं कोई चीज़ खाने की लेने चला जाऊँ, या फिर मैं टेबल बाहर ले जाऊँ, कुर्सी अंदर ले जाऊँ, बाहर ले जाऊँ, तो ये मैटर तो एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है भाई, बाहर गर्मी है अंदर सर्दी है, ठीक है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। बाहर से अगर दरवाज़ा खोल दूँ तो गर्मी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो ये तो फुल ऑन ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, ठीक है, मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकेगा, एनर्जी फिर भी एक्सचेंज हो जाएगी किसी हद तक, सही है। अच्छा, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा कि मैं इसको ऐसा कर दूं, कमरे को पूरा लॉक वॉक कर दूं, सही है, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सके, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सके, ना ही कोई गर्मी आ सके अंदर, ना ही कोई गर्मी बाहर जा सके, ना बाहर से कोई सामान अंदर आ सके, ना बाहर से कोई सामान अंदर से कोई सामान बाहर जा सके। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम थ्रू विच नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा भाई आगे चलें। तो कह रहा है कि आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉल जो हैं वो फेंक दी, ठीक है, और आपका आपका जो है पहली बॉडी है उसका मास है m1, ए है आपकी ये बॉडी, ठीक है, और जो आपकी बॉडी बी है उसका मास है m2, और पहली बॉडी की वेलोसिटी है u1 और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है u2। तो बॉडी ए जो है वो बॉडी बी के पीछे है। इट्स जस्ट लाइक एक गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से एक दूसरी गाड़ी आ रही है, तो पीछे वाली गाड़ी उसकी स्पीड ज़्यादा, वो आगे वाली गाड़ी में जाके घुस जाएगी, ठीक है। तो बॉडी ए जो है वो पीछे से आ रही है और बॉडी बी जो है वो आगे, तो ये जो बॉडी ए है वो बॉडी बी में जाके घुस जाएगी, कोलाइड कर जाएगी, कोलिशन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो सीन ये है कि एक सेकेंड, अच्छा भाई, सॉरी यार काम आ गया था। तो भाई आपके पास जो है अगेन मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा, हाँ यार यहीं पे था, पता नहीं कहाँ गया, देखो ये नहीं होगा, सामान आगे पीछे करके देखो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो कहीं और देख लो। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ना ही कोई मैटर एक्सचेंज हो सकता है, ना ही कोई एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। आपके पास एक सिस्टम, आपने आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉल्स को इंट्रोड्यूस कराया है जो कि बॉडी ए है और बॉडी बी है। बॉडी ए का मास जो है वो m1 है, बॉडी बी का मास जो है वो m2 है। ये अंग्रेजी में लिखी हुई किताब में सारी बातें। बॉडी ए की वेलोसिटी u1 है, बॉडी बी की वेलोसिटी u2 है, दोनों टकराने जा रही हैं। बॉडी ए बॉडी बी के पीछे है, बॉडी ए की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी बी, और वो पीछे से जाके बॉडी बी को स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी, इन दोनों का आपस में कोलिजन होगा, टकराव होगा, ठीक है। अच्छा सर, फिर आप देखें इस केस में यहाँ पे बिफोर कोलिजन की डायग्राम ये बनी हुई है आपके सामने, और ये हो गया कोलिजन इनके दरमियान, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आफ्टर कोलिजन ये ऐसा होगा। आफ्टर कोलिजन
इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि जो बॉडी ए की वेलोसिटी थी वो बॉडी बी में घुस जाएगी जाके, और बॉडी बी की जो सन्नाटापन था वो बॉडी ए में आ जाएगा। यानी कि बॉडी ए जो है पीछे से तेज आ रही थी, टकराने के बाद बॉडी ए स्लो हो जाएगी, और बॉडी बी जो है वो स्लो जा रही थी, टकराने के बाद वो तेज हो जाएगी। दिखाएं, हाँ यही है। इतना गंदा कैसे हो गया, कहाँ से मिला? ड्रॉअर में, किसके? मेरे अलमारी में, अलमारी के ड्रॉअर में रखने के लिए। है तो यही, इसी में इसके सामान सारा है। ये नहीं है, इसके साथ एक और चीज़ भी होगी, क्या? काला जिसमें लगे जिससे चलेगा, काला काला अडॉप्टर, अडॉप्टर टाइप। हाँ तो इसमें आगे लगेगा ना, वो भी होगा वहाँ पे, वो समझ लीजिए। उसके बगैर फ़ायदा नहीं है, इसलिए चलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा भाई, तो सर इसके बाद क्या होगा, बॉडी भी पोजीशन हो जाएगा और फिर इनकी वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सर इसमें कंजर्व क्या हो गया बेटा, इसमें एक मोमेंटम था। मोमेंटम किसको कहते हैं सर? कोई भी बॉडी जिसका मास हो और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो। बॉडी ए का क्या मास है सर? m1 मास है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? u1 है। सर बॉडी बी का मास कितना है? सर उसका मास m2 है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? u2 है। सर ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का मास बताओ। सर बॉडी ए का मास सेम रहा, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 कहलाती है। और सर बॉडी बी का मास बताओ बेटा, मास m2 ही है, और वेलोसिटी जो है वो v2 हो गई उसकी कोलिजन के बाद। ये देखो ना, तो सीन ऐसा है। हाँ हाँ ये दे दें साथ में, ठीक है। तो ये सीन है आपका। तो आप अब मोमेंटम क्या आपके पास ये फार्मूला है, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा सिस्टम से। एक मोमेंटम था बॉडी ए का, यानी कि वेलोसिटी थी और मास था, वो मोमेंटम कंजर्व हो गया, यानी कि सिस्टम में ही एब्जॉर्ब हो गया। कैसे? ये जो स्पीड से आ रही थी ये बॉडी, ये जाके टकरा गई इस बॉडी से, और इसने अपना मोमेंटम जो है, अपनी वेलोसिटी किसको दे दी? इस बॉडी को दे दी, और फिर इस बॉडी की जो स्पीड और वेलोसिटी थी वो खुद ले ली टकराने के बाद। तो ये जो मोमेंटम है ये कंजर्व हो गया सर, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होएगा, सेम होगा, इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि टकराने से ये लॉ है ही आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से कोई चीज़ बाहर नहीं जाती, ना कोई चीज़ अंदर आती है, ठीक है। तो इसमें जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम बॉडी ए का था वो चला गया बॉडी बी में, और जो मोमेंटम बॉडी बी का था वो चला गया बॉडी ए में टकराने के बाद। सही है। और हमने इनका नाम चेंज कर दिया वेलोसिटीज़ का, v1 v2 कह दिया, जबकि मास तो वही रहेगा। सर बिफोर कोलिजन अगर मैं बात करूं, और वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन के। सर ये आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन क्या बेटा? मोमेंटम इस बॉडी का टकराने से पहले, इन दोनों बॉडीज का टकराने से पहले जो मोमेंटम था वही टकराने के बाद है। सर टकराने से पहले मोमेंटम था बॉडी ए का m1 u1, और वो बॉडी बी का था m2 u2। टकराने के बाद बॉडी ए का मोमेंटम बन गया m1 v1, और बॉडी बी का बन गया m2 v2। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? जी। कोई मसला? ठीक है, कोई मसला? सब बच्चे बताएंगे बेटा, एक बच्चे के सामने नहीं होगा। नहीं पक्का किसी को कोई मसला नहीं है? नहीं प्रॉमिस करो, या फिर नींद के मारे बोल रहे हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, इसको क्या हो गया? तो नींद दिया जा रहा है। चलो चलो ठीक है, ओके, सही है भाई, छुट्टी करो, अल्लाह हाफिज़।